नमस्कार, के न्यूज़ के खास तो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एटा की 2 गई सीमेंट प्लांट की सौगात की। वहीं इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पर हमारी रिपोर्ट देखिए। साथ ही लोकसभा में पेश विधायकों की जंग पर फोकस करते रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते रूस यूक्रेन जंग की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा के विकास को नया आयाम दिया। सीएम ने मालवना क्षेत्र के सीमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। श्री सीमेंट प्लांट की दूसरी बड़ी परियोजना है जो देश में जिले का पहचान दिलाएगी। साथ ही इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। श्री सीमेंट प्लांट के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने कहा कि भारत 17वीं 18वीं सदी में दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था था। साल 1947 से 1960 तक छठे स्थान पर रहा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीतियों ने इसे साल 2014 तक 11वें स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया और आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए, विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। सीएम योगी ने कहा कि अगले 2 सालों में ये तीसरे स्थान पर होगा। दुनिया के सामने भारत का नया गौरवशाली चेहरा उभरेगा। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 में जब उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था। आज यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये तब हुआ जब सत्ता पोषित गुंडों माफिया पर कार्रवाई हुई, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कदम उठे और निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है, जिनमें से 15 लाख करोड़ जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। इससे अब तक 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पुलिस बल में 60,244 युवाओं की भर्ती हुई है, जिसमें एटा के भी युवा शामिल हैं। नौकरी बिना भेदभाव, बिना चेहरा देखे, सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 70,000 युवाओं को ब्याज और गारंटी मुफ्त ऋण तथा मार्जिन मनी दी गई है, ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर सकें। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सीएम ने कहा कि श्री सीमेंट सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी निभा रहा है। अकेले एटा यूनिट ने अब तक 183 शहीद परिवारों को मुफ्त सीमेंट उपलब्ध कराया है। सीएम योगी ने कहा कि जब भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए तो ये तभी संभव हुआ जब पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। श्री सीमेंट का योगदान इसी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है।
उन्होंने बताया कि बुलंदशहर और एटा के बाद चित्रकूट में श्री सीमेंट ने 40 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया है। सरकार ने उन्हें ओपन एक्सेस की सुविधा दी है ताकि वहां बनी बिजली का उपयोग यहीं हो सके। सीएम ने श्री सीमेंट को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार अपनी औद्योगिक नीति के तहत किए गए सभी वादे समय पर पूरे करेगी। एटा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन कनेक्टिविटी और लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। बता दें कि श्री सीमेंट प्लांट से एटा को यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 में मजबूती मिली थी। पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट का ऐलान किया है। हर जिले में अधिकाधिक निवेश वाली परियोजनाओं को आकर्षित करना था। ऐसे में 600 करोड़ की इस परियोजना से एटा का पलड़ा काफी भारी हो गया था। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई को एटा जिला मुख्यालय और 9 मई को अलीगंज में आए थे। उससे पहले 16 अक्टूबर 2022 को मलावन स्थित जवाहरपुर विद्यालय तापीय परियोजना में आए थे और जिले को 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। अब फिर मलावन क्षेत्र में ही उनका कार्यक्रम तय हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी के सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल कर दिया। रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। वहीं नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस समय आप देख पा उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन के जरिए तमिल दांव चला तो इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर तेलुगु कार्ड खेल दिया। इस तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव तेलुगु बनाम तमिल बनाने की कवायद की जा रही है, जिसके चलते कश्मकश में फंस गए हैं। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि नंबर गेम में भले ही विपक्ष पीछे हो, लेकिन उसने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि विपक्ष ने भी दक्षिण भारत से ही उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में इस बार का चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण की तस्वीर पेश कर रहा है। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। नामांकन दाखिल करने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव केवल एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, बल्कि भारत के उस विचार से जुड़ा है जहां संसद ईमानदारी से काम करती है, असहमति का सम्मान किया जाता है और संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करती हैं। रेड्डी ने कहा कि अगर वे चुने जाते हैं और उपराष्ट्रपति पद को निष्पक्षता, गरिमा, संवाद और शिष्टाचार के साथ निभाएंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचक मंडल लिस्ट बनती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य सांसद शामिल होते हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों की तरफ से प्रस्तावित होना जरूरी है। इसके अलावा 20 सांसदों का समर्थन भी चाहिए। चुनाव में केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसलिए प्रचार समिति दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं। हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में 1, 2, 3 टिक करता है। वोटिंग तभी होती है जब 1 से अधिक उम्मीदवार मैदान में होते हैं, अन्यथा एक उम्मीदवार होने पर प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत जाता है। मतदान के बाद ही रिजल्ट आ जाता है। उसकी वजह यह है कि दोनों सदनों के 782 सदस्य मतदान करते हैं। इनकी गणना कुछ घंटों में हो जाती है। जीत के लिए कुल वैध मतों का बहुमत यानी 50% से ज्यादा प्राप्त करना होता है। इसके बाद नतीजे घोषित किए जाते हैं। इस बार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच वोटिंग होनी है। 2 विचारधाराओं की लड़ाई बन गया चुनाव। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के चलते हो रहा उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक बन गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से तमिल कार्ड खेलकर डीएमके को कश्मकश में डाल दिया है, तो विपक्ष ने भी बी सुदर्शन रेड्डी के जरिए तेलुगु दांव खेलकर टीडीपी से लेकर केसीआर तक की चिंता बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है। इस बार विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने दक्षिण भारत से अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके चलते दक्षिण के क्षत्रपों के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव किसी धर्म संकट से कम नहीं है। तमिल बनाम तेलुगु का मुकाबला।
उपराष्ट्रपति का चुनाव तमिल बनाम तेलुगु का मुकाबला बन गया है। दरअसल बीजेपी की बढ़त के बावजूद विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेलकर उपराष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई को काफी रोचक बना दिया है। ऐसे में संदेश दिया गया है कि विपक्ष दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों की आकांक्षाओं को स्वीकार करने को तैयार है, तो उन क्षेत्रीय दलों की सहजता का परीक्षण करना चाहता है जो आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक से बाहर हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं। तेलुगु क्षेत्र के एक सम्मानित न्यायविद न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को आगे करके विपक्ष ने न केवल बीजेपी की तमिल पिच को कुंद कर दिया, बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राजनीतिक खिलाड़ियों को एक अप्रत्यक्ष संदेश दिया है। इस तरह से भी सुदर्शन रेड्डी साफ सुथरी छवि रखते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में रेड्डी समुदाय सियासी तौर पर प्रभावी माना जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस घटनाक्रम पर जरा गौर कीजिए। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश तो किए, लेकिन विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज में मंत्री पर ही उछाल दी। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेसीपी को भेज दिया गया। इन बिलों में प्रावधान है कि पीएम सीएम या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन तक हिरासत में रहने है जिसमें 5 साल तक सजा, उसे पद से हटा दिया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा में पेश 3 विधेयक। संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। मोदी सरकार अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल तो लाई, लेकिन कानूनी जामा नहीं पहना पाई है। इसी तरह कंटेंट क्रिएटर्स और ब्रॉडकास्टर को नियंत्रित करने वाला प्रस्तावित बिल भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में पीएम सीएम और मंत्रियों को 30 दिन तक गंभीर अपराधों वाले आरोप में जेल में रहने पर कुर्सी से हटा दिए जाने का बिल भी किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिखता। क्या ये विधेयक लोकतंत्र को साफ करने की कोशिश है या विरोधियों को हटाने का एक नया हथियार है? संसद में पेश विधेयक में क्या है? संसद में पेश विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन होगा। पीएम सीएम, केंद्रीय मंत्री या राज्य के मंत्री को हटाने का प्रावधान। 30 दिन पुलिस या न्यायिक हिरासत में होने के 31वें दिन पद छिन जाएगा। 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से बर्खास्त करने का प्रावधान होगा। हिरासत से रिहा होने के बाद फिर से नियुक्त भी किया जा सकता है। पीएम सीएम की कुर्सी छीनने वाला कानून बनना मुश्किल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया। केंद्र सरकार के प्रस्तावित 3 विधेयक हैं। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। हालांकि प्रस्तावित विधेयक का कानून बनना मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। जब दागी नेताओं के लिए 2 साल की सजा मुकर्रर होने पर एक्शन होता है, तो महीना भर में ये कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से ये कानून न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है। बगैर ट्रायल के किसी को सजा कैसे दी जा सकती है? सिर्फ जमानत नहीं मिलने पर ये 30 दिन तक जेल में रह जाने से कोई मुजरिम तो नहीं हो जाता। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की बात और है, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस में तो हिम्मत होगी नहीं कि वहां के सीएम या किसी मंत्री को जेल में डाल दें। मुमकिन है कि कानून बन जाने पर केंद्रीय एजेंसियों से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी कानून बना लें। जैसे मौजूदा कानूनों के रहते हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के नोटिस को परवाह किए बगैर अपना काम करते रहे, जब तक कि अदालत से मदद मिलना बंद नहीं हो गया। आगे भी ये होता ही रहेगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच लड़ाई का एक नया मोर्चा खड़ा हो जाएगा। संसद में पेश विधेयक का विरोध क्यों? विपक्षी दलों ने प्रस्तावित विधेयक पर आपत्ति जताई। ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। ओवैसी, प्रस्तावित विधेयक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए है। कांग्रेस,
विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी बड़ी है, इसमें असंगति है कांग्रेस। गैर बीजेपी राज्यों के सीएम मंत्रियों को हटाने का नया तरीका सपा। अभी मौजूदा कानून क्या है? संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया व्यक्ति उस दल का नेता होता है जिसके पास राज्य विधानसभा में बहुमत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा कि एक निर्वाचित सरकार को ये साबित करना होता है कि उसे सदन में बहुमत हासिल है। राज्यपाल को किसी को भी राज्य का मुख्यमंत्री मनोनीत करने का पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है। बिल को कानून बनाने के लिए एनडीए एकमत होगा। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों की तरह बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन भी राजनीतिक विरोधी सरकारों पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं। एनडीए सरकार में चंद्रबाबू नायडू पर ही ढेर सारे केस लगाए गए हैं और नीतीश कुमार की तरह ही चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के मजबूत सहयोगियों में से एक हैं। अगर ये कानून हकीकत में लागू हुआ तो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों ही इसके दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में किसी को भी ये मंजूर नहीं होगा और ये दोनों ही क्यों चिराग पासवान या जीतन राम मांझी भी अपने लिए अभी से भविष्य की मुसीबत क्यों मोल लेंगे। अभी तो बीजेपी एनडीए के बाकी सहयोगियों के साथ एक दूसरे के प्रति मददगार की भूमिका में है, लेकिन कानून बन जाने पर केंद्र की सत्ता में जो हो उसके लिए मामला एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां ऐसे कानूनों का इस्तेमाल कर पाएंगी जो जिनके गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र सरकार पर लगता रहा है। अभी जो कानून है उसमें 2 साल की सजा मिलने पर ही कोई सदस्यता जाती है। प्रस्तावित कानूनों में भी आरोपी के खिलाफ एक्शन तभी हो सकता है जब 5 साल की सजा वाला गंभीर अपराध हो, क्योंकि 30 दिन तक हिरासत की शर्त भी तभी पूरी हो सकती है। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि आरोपी के साबित हुए बगैर ही सजा का प्रावधान किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये नैसर्गिक न्याय के लिए सिद्धांत के खिलाफ चला जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में माना जाता है। और ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है कि 30 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान हो, फिर तो ये बस फिजूल की कवायद ही लगती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हर दिन नए और तेज हमले के साथ बढ़ती जा रही। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस ने ड्रोन के मिसाइलों के जरिए उस पर इस साल का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस ने किया साल का सबसे बड़ा हमला। 2025 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए बड़े हमलों में से एक 25 मई 2025 की रात को हुआ था, जिसमें रूस ने कुल 367 हवाई हमले वाले उपकरण, 69 मिसाइलें और 298 ड्रोन का उपयोग किया था। यह युद्ध की अब तक की सबसे बड़ी एकल हवाई हमला मानी गई। बहरहाल यूक्रेन से संघर्ष विराम को लेकर जारी पश्चिमी देशों की कवायद के बीच रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने इस हमले के बारे में बताते हुए कहा कि रूसी सेना ने देश के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाकर ज्यादातर हमले किए। बता दें कि यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रूस ने उन पर 574 ड्रोन और 40 मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमलों में से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी इन हमलों को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में एक प्रमुख अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संस्था पर हमला किया है। रूस पर अब लगातार साहिल ड्रोन, क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बॉम्बों का उपयोग कर यूक्रेनी शहरों पर हमला कर रहा है, जिससे यूक्रेन की एयर डिफेंस व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। हाल ही में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन में अब कहीं भी शांति नहीं है। पिछले कुछ वक्त से राजधानी कीव और अन्य क्षेत्रों पर ड्रोन हमले तेज हुए हैं। इस साल के सबसे बड़े हमले 6 से 7 जून 2025 रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन में 400 से अधिक ड्रोन पर 40 मिसाइल छोड़ी। इसमें कई लोग घायल हुए। 29 जून 2025 एक और विशाल हवाई हमले में 477 ड्रोन और 60 मिसाइल इस्तेमाल की गई। जून में अब तक का सबसे बड़ा हमला।
15 अप्रैल 2025 सूमी पर मिसाइल हमला, जिससे कम से कम 35 लोग मारे गए और 129 घायल हुए, जिसमें 15 बच्चे शामिल हैं। यह नागरिकों पर सबसे घातक हमलों में से एक था। जेलेंस्की ने मॉस्को पर साधा निशाना। ताजा हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वे युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं और उनके बीच ठोस बातचीत चल रही है। यूक्रेनी पत्रकारों के साथ बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी कंपनी पर हुई इस रूसी हमले में 15 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे यूरोप के किसी तटस्थ हिस्से में पुतिन से मिलना चाहते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जैसे देश शामिल हो सकते हैं। हंगरी की ओर से यूक्रेन का समर्थन करने के विरोध का हवाला देते हुए बुडापेस्ट में बैठक का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि रूस का ये हमला तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत पश्चिमी देश रूस यूक्रेन संघर्ष को रुकवाने की कोशिश में जुटे हैं। बीते हफ्ते अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं के साथ बैठक की थी। ट्रंप ने इस बैठक के दौरान साफ किया कि वे किसी तरह के संघर्ष विराम को लागू करने की जगह सीधा शांति समझौता की तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी और यूरोपियन नेताओं में इस बात पर सहमति रही कि यूक्रेन को शांति समझौता के अवज में भविष्य के खतरों से निपटने के लिए कुछ सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है। अलास्का से लेकर वाशिंगटन तक रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिश चल रही है, लेकिन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।